नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. How are you all doing? Good, alhamdulillah. अच्छा, let's quickly. लास्ट सेशन में कौन कौन था? लास्ट फ्राइडे हुआ, सैटरडे हुआ था हमारा सेशन. आई थिंक सैटरडे हुआ था. कैन यू क्विकली गिव अस अ रीकैप, जस्ट बुलेट पॉइंट्स में कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था? तकाफुल, खराज, ज़कात वगैरह. गुड, ठीक है. मेनली यही चीज़ें थी. खराज था, ज़कात था, और एक और कुछ डिस्कस की थी हमने. वक्फ औकाफ डिस्कस किए थे. ठीक हो गया. अच्छा, आज आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम बैतुल माल. ठीक. ये जितने पॉइंट्स थे, खराज हो गया, ज़कात हो गया, चलो औकाफ इज़ अ सेपरेट इशू. लेकिन खराज एंड ज़कात मेनली आर रेवेन्यू सोर्सेज ना, कि इनसे पैसा आता है सिस्टम में. अब वो पैसा जाता किधर है, वो स्टोर किस तरह होता है, वो प्रोसेस किस तरह होता है, उसकी ज़रा मैकेनिक्स के लिए यू नीड टू डिस्कस बैतुल माल. यू नीड टू डिस्कस हिमा इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. और what else do I plan for today? We'll see if I have time to discuss Hawala networks. But खैर, let's start from बैतुल माल. अच्छा, बैतुल माल is basically the treasury of an Islamic state. ठीक है. अब कन्वेंशनली, इन कन्वेंशनल इकोनॉमीज, हमारे जितने दुनिया में भी जितने ममालिक हैं, उनकी ट्रेजरीज, हाउ दे वर्क इज कि इट्स वन सेंट्रल ब्लैक बॉक्स. बेसिकली इट्स वन सेंट्रल बैंक अकाउंट जिसमें सारा आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स आती हैं, राइट. एंड देन द गवर्नमेंट हैज़ द डिस्क्रेशन, द गवर्नमेंट या द लेजिस्लेटिव बॉडी जिसके पास भी लाइक फाइनेंशियल अथॉरिटी है ना, दे हैव डिस्क्रेशन टू स्पेंड दैट वेरेवर दे वांट. तो जिस तरह हमारी असेंबली बैठ के बिल पास करती है कि ये इतना पोर्शन हमारे बजट का इसका है, इतना पोर्शन आर्मी का है, इतना पोर्शन एजुकेशन का है, इतना फला 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 का है ना, राइट. तो दे हैव डिस्क्रेशन ओवर द इंटायर बजट. बैतुल माल इज स्लाइटली डिफरेंट इन द सेंस कि उसमें कुछ सेपरेट डिस्टिंक्ट बकेट्स बनती हैं, राइट. बकेट नंबर वन इज वो माल जो ज़कात और उशर से आता है, राइट. तो ज़कात विच इज़ द 2.5% वेल्थ टैक्स, एंड उशर विच इज़ द एग्रीकल्चरल टैक्स. तो ज़कात और उशर दोनों हमने पास्ट उसमें मतलब इन डिटेल डिस्कस किए थे. बट जस्ट टू रिमाइंड एवरीवन, ज़कात इज़ कि आपके पास कोई माल साल से ऊपर पड़ा हुआ है, आइडल पड़ा हुआ है, वो यूज़ नहीं हो रहा, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं हुआ हुआ, किसी उससे कोई एसेट्स नहीं खरीदे हुए आपने, वो बस पड़ा हुआ है, राइट. Whether that's gold, whether that's cash, whether that's a property that you're not using, जिसमें आप रहते नहीं हैं, जिसमें आपका बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, साइडल पड़ी हुई है, राइट. इन सब चीज़ों पे इनकी वैल्यूएशन का 2.5% यूर सपोज टू पे एज ज़कात. ठीक. अच्छा, और फिर जो आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, राइट. तो किसी का फार्म है, उसने उस पर क्रॉप्स ग्रो किए हैं, उसमें से 10% इफ़ इट्स नेचुरली इरिगेटेड लैंड, किसी दरिया से, किसी नहर से, बारिश से उसको वो मिलता है, पानी मिलता है. एंड 5% इफ़ इट्स आर्टिफिशियली इरिगेटेड लैंड, किसी ट्यूबवेल से, किसी पंप से, किसी चीज़ से, कहीं से खींच के पानी दिया जाता है उसको, राइट. तो उसका 5%. ये जो रेवेन्यू है, ये जाता है एक कंप्लीटली सेपरेट बकेट में. ठीक. इस बकेट के ऊपर आपकी गवर्नमेंट, आपका स्टेट, उन दे हैव नो डिस्क्रेशन ओवर इट. ठीक है. उनके पास कोई फ्री हैंड नहीं है डिसाइड करने का ये पैसा किधर लगे, किधर जाए, किस पे खर्च हो. दे आर ऑब्लिगेटेड टू गिव इट टू द 8 कुरानिक रेसिपिएंट्स ऑफ इट.
ठीक है, सूरह तौबा की आया नंबर 60 है ये, कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाबि वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस-सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह। राइट, कि ये 8 कैटेगरीज बता दी गई कि जो सदक़ात हैं, और सदक़ात से जनरली मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में ज़कात लिया जाता है। राइट, तो ज़कात जो है वो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया, ताला ने लिख दिया है कि वो सिर्फ इन 8 कैटेगरीज के लिए है। कैटेगरीज क्या क्या हैं? पहला, फ़ुक़रा, राइट, द नीडी पीपल, गरीब जो है। वल मसाकीन। अच्छा, अब फ़ुक़रा और मसाकीन में फ़र्क क्या है? फ़ुक़रा वो हैं जो गरीब भी हैं और मांगते भी हैं। राइट, फ़कीर उसको कहते हैं ना, जो मांगता है, जो भीख मांगता है, या इस तरह की। मसाकीन वो हैं जो ज़रा सफ़ेद पोश गरीब कह लें आप, कि वो गरीब हैं, उनका गुजारा बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहा, लेकिन वो अपने हाथ नहीं फैलाते, वो मांगते नहीं हैं। राइट, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट बता दिया गया कि आपसे वो मांगे या ना मांगे, वो ज़कात का वो है, हकदार है। राइट, अगर वो एक्चुअली नीडी है तो। राइट, तो फ़ुक़रा, मसाकीन, वल आमिलीन अलैहा, और जो लोग ज़कात कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या जो ज़कात कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर्स जो हैं, जो दूर दराज इलाकों में जाते हैं, ये ज़कात कलेक्ट करके लाते हैं, इनका भी हिस्सा, इनकी भी जो पे होगी, जो सैलरी होगी, वो आप इसमें से दे सकते हैं, ज़कात के फंड में से दे सकते हैं। राइट, 3 हो गए। वल मुअल्लफत कुलूबुहुम, 1 2 3 4, और लोगों के दिल माइल करने के लिए, जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं अभी। अच्छा, थिंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मक्का ना, मतलब मदीना, के मक्का से छोड़ के आए थे जब हिजरत करके, तो कुरैश ने सारा माल रख लिया था कि नहीं, माल तुमने यहाँ पे कमाया, तुम लेके नहीं जा सकते। तो अब ये लोग जब आए हैं तो ये गरीब हैं, तो और बाद में भी मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चलो एक मेजर हिजरत कर ली, उसके बाद भी लोग आहिस्ता आहिस्ता हिजरत करके छुप छुप के आते रहे ना। तो उनको ये कहा जा रहा है कि वो जो लोग अब आ रहे हैं, उनका भी दिल नरम करने के लिए, उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डालने के लिए, उनको ज़रा हेल्प आउट करने के लिए, उनको भी ज़कात में हिस्सा दिया जा सकता है। राइट, न्यू रिवर्ट्स जो हैं इस्लाम के, उनका दिल इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए आप उनको ज़कात में हिस्सा दे सकते हो। वो फिर रिक़ाब, और गर्दनें छुड़ाने के लिए, कोई ग़ुलाम है उसका आज़ाद कराने के लिए। वल गारिमीन, और जो मकरूज़ हैं, दोज हु आर इंडेटेड। वफ़ी सबीलिल्लाहि, और अल्लाह के रास्ते में, मतलब यानी कि जिहाद में या इस तरह किसी उसमें। वब्न सबील, और ट्रैवलर्स को, कोई ट्रैवलर है, वो बेशक घर पे बहुत अमीर होगा, लेकिन आपके पास से कहीं से गुजर रहा था, उसके कोई पैसे चोरी हो गए या कोई और मसला हो गया, अभी उसके पास कैश नहीं है, वो वापस नहीं जा सकता, वो फंसा हुआ है, उसकी कोई मुश्किल आ गई है, तो उसको हेल्प आउट करने के लिए आप ज़कात इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, तो ये 8 सारिफीन हो गए ज़कात के। ज़कात इनके अलावा और किसी को नहीं दी जा सकती। एंड व्हेन आई से ज़कात, आई मीन ज़कात एंड उशर। ठीक, वो जो एक बकेट थी ये वाली, 2.5% ज़कात और 10% और 5% उशर जो था, ये फिक्स्ड है सिर्फ इन 8 कैटेगरीज के लिए। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट, कोई स्टेट, कोई रूलर, कोई खलीफा कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, इसमें से एक पैसा आगे पीछे नहीं कर सकता, उसका जवाब दे होगा। राइट, ये तो हो गया बैतुल माल का फर्स्ट डिवीजन। राइट, फिर योर सेकंड डिवीजन इज माले फ़े और खिराज। ठीक, खिराज हमने लास्ट टाइम इन डिटेल डिस्कस किया था, खिराज होता क्या है। ठीक, तो उसको मैं दोबारा नहीं डिफाइन कर रहा। माले फ़े वो माल होता है जो आपको किसी एनिमी के अगेंस्ट जंग किए बगैर मिल जाए। तो लेट्स से आप लड़ने गए और लड़ाई हुई नहीं, वो पहले पीछे हट गए, वो रिट्रीट कर गए या वो भाग गए या व्हाटएवर। राइट, लड़ाई नहीं हुई। अगर लड़ाई होती, अगर जंग होती, तो ये माले गनीमत कहलाता।
माल गनीमत के रूल्स अलग हैं क्योंकि इस तरह 5 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक हिस्सा नबी और उनके अहलो अयाल का, एक हिस्सा स्टेट का, एक हिस्सा मुजाहिदीन का, उसकी एक डिवीजन है पूरी, राइट। लेकिन इसमें माल फ़ै में कोई डिवीजन नहीं होती, वो पूरा का पूरा स्टेट का होता है, राइट। माल फ़ै वो है जो जंग के बगैर मिल गया, राइट। तो ग़ज़वा तबूक, कुछ सोचना पड़ेगा कि हुआ क्या था तब। तबूक में लड़े नहीं थे? सच्ची बात, मैंने सीरत इतनी गलत बातें बोलनी नहीं चाहिए ये बात, लेकिन मैंने बहुत भागम भाग पढ़ी थी, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ग़ज़वा तबूक में क्या हुआ था, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, अगर आप दुश्मन के आमने सामने नहीं आए, लड़ाई नहीं हुई, तो हाँ, अगर वो आए ही नहीं तो फिर ये फ़े है, माल फ़े है, ठीक। तो वो पूरा पूरा स्टेट है, उसमें मुजाहिदीनों को कोई हिस्सा नहीं मिलता, उसमें और किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलता, राइट। तो फ़े और खिराज ये जाता है एक बकेट में। अब ये स्टेट का मेन रेवेन्यू स्ट्रीम जो है, जिसपे स्टेट को या गवर्नमेंट को डिस्क्रेशन है कि वो उसको किस पे खर्च करे, राइट। तो इससे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, आपके रोड्स बनते हैं, आपके हॉस्पिटल्स बनते हैं, आपके हाईवेज बनते हैं, आपकी जितना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो सब इस पैसे से बनेगा, ठीक। और फिर आपके पास एक रेवेन्यू सोर्स है खुम्स की। खुम्स कहते हैं फिफ्थ को, 1/5 को ना। ये बेसिकली रेफरेंस है माल गनीमत की तरफ, कि माल गनीमत का एक 1/5 जो होता है वो स्टेट का होता है। तो ये स्पेसिफिकली होता है स्टेट के लिए एक सॉर्ट ऑफ बफर होता है कि मेन अपने एक्सपेंसेस जो स्टेट ने बेयर करने हैं वो तो फेयर खिरात से करने हैं, बट अगर उसमें ज़रा कुछ ऊंच नीच हो रही हो, ज़रूरत पड़ रही हो, तो आप खुम्स को भी उसमें मोर और लेस मिक्स करके यूज़ होता है, खुम्स फे और खिराज, ठीक। ये एक सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बफर एक क्रिएट हो जाता है खुम्स से, गनीमत के खुम्स से, राइट। और फिर लास्ट एक रेवेन्यू सोर्स होती है ज़राइब की। अच्छा, ये एक इमरजेंसी फंड होता है। इसका ये होता है कि अगर इस्लामिक स्टेट इज़ इन अ स्टेट ऑफ वॉर, इस्लामिक स्टेट अगर जंग की हालत में है और बाकी रेवेन्यू सोर्सेज डिप्लीट हो गई हैं, आपकी ट्रेजरी खाली हो गई है, आपके पास जो फ़े और खराज और खुम्स का माल था वो इनफ नहीं हो रहा स्टेट को चलाने के लिए या जंग लड़ने के लिए, तो फिर व्हाट द स्टेट कैन डू इज कि इट कैन इम्पोज अ टेम्पररी टैक्स ऑन द वेल्दी पीपल। जो उमरा हैं माशरे के, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा सकता है। उसकी कुछ सेट अमाउंट्स नहीं है कितना लगाया जा सकता है, वो बस ये है कि रूलर की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो एक सेंसिबल टैक्स लगाया जाए ताकि इन द शॉर्ट टर्म ये काम हो सके, स्टेट तबाह बर्बाद ना हो जाए, राइट। और ये स्ट्रिक्टली टेम्पररी होता है, जैसे ही स्टेट ऑफ वॉर ख़त्म होती है इसने भी ख़त्म होना होता है, राइट। अगर ये ख़त्म ना हो तो जुडिशरी कैन स्टेप इन एंड टेक एक्शन, वो एक सब अलग डिस्कशन हो जाएगी, राइट। तो ये आपकी 3 या 4 डिविजन्स ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज और कहाँ कहाँ ये खर्च हो सकते हैं, राइट। अच्छा, वन थिंग अबाउट जो आपका कंपार्टमेंट 2 था ना, जो डिस्क्रेशनरी फंड है गवर्नमेंट का, उससे सारी आप मतलब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सारा आपका उससे चलता है, सैलरीज आपकी सारी उससे चलती हैं, मिलिट्री का जितनी प्रोक्योरमेंट है, आपने इक्विपमेंट लेना है, आपने वेपनरी लेनी है, आपने स्टेट का कोई भी काम अदर देन वो जो 8 मसारिफ ज़कात के बाद हुई थी, उनके अलावा स्टेट का कोई भी काम होना है वो इससे होगा, फ़े और खराज और खुम्स से होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर अब ये एक चीज होती है, इसको कहते हैं दीवान, दीवान व अता, इसको कहते हैं इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। ऐसा कॉन्सेप्ट हजरत उमर ने अपने टाइम पर रखा था
कि दीवान वाज बेसिकली अ रिकॉर्ड बुक, या जिस तरह हमारे पास नादरा है ना, इट वाज बेसिकली अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पीपल लिविंग विद इन द इस्लामिक स्टेट, राइट? तो हर प्रोविंस लेवल पे और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक दीवान बनवाया जाता था कि इस यहाँ रहता कौन कौन है, कितने बड़े कितने बच्चे कितने मुसलमान कितने गैर मुसलमान, एक पूरी रिकॉर्ड कीपिंग होती थी, राइट? और आपके बैतुल माल का एक सॉर्ट ऑफ एक कैप रखा हुआ था कि देखो ये आपके रिजर्व इतना होना चाहिए, ठीक? अगर इससे ऊपर हो रहा है आपके पास बैतुल माल में पैसा, तो आप इसको कहते हैं अता, कि आपने वो जो एक सरप्लस है, यू हैव टू रिटर्न दैट बैक टू द पीपल। तो वो जो दीवान में जितने लोग लिस्टेड थे ना, उनमें एक टियर्ड हायरार्की बन जाएगी कि बच्चों का एक स्टाइपेंड इतना बनेगा, एक एक बंदा जो सिंगल है उसका स्टाइपेंड इतना बनेगा, एक बंदा जो मैरिड है उसका स्टाइपेंड इतना बनेगा, एक मुसलमान का जो लेट्स से उसने इतने साल पब्लिक सर्विस की है उतना उसका इतना बनेगा। वो एक लंबी चौड़ी फॉर्मुलेशन है उसकी, कि आपने बना ली कि अच्छा इसको इतना इसको इतना इसको इतना, तो अब जितना भी सरप्लस है वो इतने लोगों में उस फॉर्मुलेशन के मुताबिक आपने डिवाइड कर देना है, राइट? अच्छा, इससे होता क्या है? किसी को याद है हमने सेशन वन में कैंटिलन इफेक्ट पढ़ा था? कैंटिलन इफेक्ट क्या था, किसी को याद है? एनीवन? न्यू मनी जब प्रिंट होता है तो किसके पास जाता है, उससे क्या होता है? किसी को नहीं याद? चलो, फर्स्ट स्पेंडर। तो फर्स्ट स्पेंडर को क्या, फर्स्ट स्पेंडर को फायदा होता है, और फर्स्ट स्पेंडर कौन होता है? कन्वेंशनल इकोनॉमीज में फर्स्ट स्पेंडर्स कौन होते हैं? दे आर बैंक्स, दे आर बिग कॉरपोरेशंस, दे आर डिफेंस कंपनीज, जिनसे गवर्नमेंट डायरेक्टली डील करती है, राइट? गवर्नमेंट को कोई चीज़ खरीदनी है तो वो आपसे और मुझसे नहीं खरीदती, वो किसी बड़ी कॉरपोरेशन को कॉन्ट्रैक्ट देती है ना उसका। तो गवर्नमेंट जो पैसा नया नया प्रिंट करती है, वो डायरेक्टली इनको जाता है, इन कॉरपोरेशंस को, इन बैंक्स को, इन चीज़ों को जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट स्पेंडर्स होते हैं। तो फर्स्ट स्पेंडर्स को एक इनहेरेंट बेनिफिट होता है, क्योंकि उनको वो पैसा प्री इन्फ्लेशन मिल रहा होता है, राइट? मूविंग दिस टू दिस सिस्टम, इसमें क्या हो रहा है कि दिस इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ कैंटिलन इफेक्ट। कैंटिलन इफेक्ट में द फर्स्ट स्पेंडर वाज द बिग कॉरपोरेशंस, और पब्लिक वाज द लास्ट स्पेंडर, क्योंकि उनके पास उनसे ट्रिकल डाउन होकर पैसा आता था। यहाँ पे ये जो पैसा ट्रेजरी में जमा हुआ था, बैतुल माल में जमा हुआ था, ये जब निकला और इकोनॉमी में इंजेक्ट हुआ, तो द फर्स्ट स्पेंडर्स वर द पीपल, क्योंकि डायरेक्टली लोगों के हाथ में गया पैसा, राइट? तो फायदा किसको हुआ? लोगों को हुआ। This is the complete opposite, the complete contrary system of Cantillon effect. कि you are no longer benefiting large corporations, you are benefiting the people directly. What didn't you get? कौन सी मतलब कहाँ तक बात, कैंटिलन इफेक्ट याद है, वो समझ आ गया? आफिया, हाउ इज इट ऑपोजिट टू कैंटिलन इफेक्ट? देखो, कैंटिलन इफेक्ट बेसिकली ये कहता है कि द फर्स्ट स्पेंडर ऑफ मनी gets the most benefit out of it, right? Or the first spender is almost, or in conventional economies, is almost always banks, big companies, defense contractors, इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें, right? It's almost never, almost क्या, it's never the people, क्योंकि कभी भी फ्रेश मनी लोगों के हाथ में नहीं आता, वो जाता है। कैंटिलन इफेक्ट याद है मुझे, ये पहले बताओ, क्योंकि कैंटिलन इफेक्ट याद है, ओके?
कैंटिलन इफेक्ट से जो फायदा उन कंपनीज को हो रहा था ना, वो इसलिए हो रहा था कि जब पैसा नया नया मतलब इकोनॉमी में इंजेक्ट हो रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम जब तक अच्छा, जब सप्लाई बढ़ेगी पैसे की, तो डिमांड कम हो जाएगी, राइट? डिमांड कम होगी तो पैसे की परचेजिंग वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? पैसे की परचेजिंग वैल्यू कम होने का पैसे की परचेजिंग वैल्यू तब कम होगी जब मार्केट में एक्चुअली पैसा आ जाएगा, राइट? जब तक किसी की जेब में पड़ा हुआ है, तब तक परचेजिंग वैल्यू ऊपर नहीं गई। तो दैट मीन्स कि फर्स्ट स्पेंडर जो है उसको बेनिफिट है, राइट? कैंटिलन इफेक्ट 101। अब when you give fresh printed money to an organization, a bank, a defense contractor, तो उसको फ्रेश मनी मिल रहा है, उसको कल की प्राइसेस पे, प्री इन्फ्लेशन प्राइसेस पे पोस्ट इन्फ्लेशन मनी मिल रहा है, पैसा ज्यादा मिल रहा है, प्राइसेस कम मिल रही। जब तक लोगों के हाथ में आएगा पैसा, प्राइसेस बढ़ चुकी होंगी, राइट? इन कॉन्ट्रास्ट अगर दीवान अता पे जाएं आप, तो हो क्या रहा है कि जब तक मनी ट्रेजरी में था, बैतुल माल में था, तब तक इकोनॉमी लेस मनी सप्लाई पे काम कर रही थी, राइट? परचेजिंग वैल्यू हाई थी। अब ये पैसा जब इकोनॉमी से निकल के बैतुल माल से निकल के मार्केट में आएगा, इकोनॉमी में आएगा, तो इसकी परचेजिंग वैल्यू कम होगी। जब फर्स्ट स्पेंडर उसको स्पेंड कर देगा, तो परचेजिंग वैल्यू कम हो जाएगी इसकी, राइट? तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग बिग कॉरपोरेशंस द फर्स्ट स्पेंडर, आप क्या करो, आप ये पैसा डायरेक्टली लोगों के हाथ में दे दो। हर इंडिविजुअल बंदा जो है, उसको एक सेट अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा जो बैतुल माल से सरप्लस में था। तो अब फर्स्ट स्पेंडर कौन बना? लोग बने। कैंटिलन इफेक्ट की थ्योरी नहीं रिवर्स हुई। फर्स्ट स्पेंडर को फायदा अभी भी है, लेकिन फर्स्ट स्पेंडर चेंज हो गया। अब फर्स्ट स्पेंडर इज नो लॉन्गर द big banks and corporations and companies. Up the first spender is the people directly. समझ आई? गुड, ओके। तो ये हो गया आपका बैतुल माल, ठीक? उसकी कुछ डिवीजन का दीवान था। अच्छा, हिमा की बात कर लेते हैं। हिमा इज बेस्ड ऑन अ हदीस। ये सुनन इब्न माजा की हदीस है, सही हदीस है ये। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा इसके रावी हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुल ला युमनअल माउ वल कलाउ वन नार, कि तीन चीजें किसी को मना नहीं की जा सकती। वो क्या तीन चीजें हैं? वाटर, माँ, वल कला। कला इज लाइक बेसिकली लैंड कह लो या पास्चर कह लो, बेसिकली जिस जमीन पे जानवर चढ़ते हैं ना, वो कह लो। वन नार एंड फायर। फायर को आप एनर्जी कह लो इन मॉडर्न टर्म्स, राइट? और एक और हदीस में इसके अल्फाज थोड़े से आगे पीछे होकर इस तरह आते हैं कि मुसलमान इन तीन चीज़ों में बेसिकली पार्टनर्स हैं। लेट मी एक्चुअली पुल अप दैट हदीस, अगर मुझे उसके अल्फाज मिल जाए ना। हम्म, हाँ, रसूलुल्लाह عن أبي خداش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار، कि मुसलमान शरीक हैं, पार्टनर्स हैं इन थ्री थिंग्स: वेजिटेशन, पास्चर, वाटर एंड फायर, राइट? इसको, इन तीनों को अगर मैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी पे लाऊं, तो वाटर तो वाटर ही है। फायर को यू कैन मेक एनर्जी, ठीक, एनी काइंड ऑफ एनर्जी। एंड
किला को, वेजिटेशन को या पास्चर को you can expand to all sorts of benefits that are received from the land, right? तो ये वेजिटेशन हो सकती है, ये पास्चर हो सकता है, ये मिनरल्स हो सकते हैं, ये आपके क्या कहलाता है, ऑयल और गैस और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आपका कोल, मतलब आपकी जितनी मिनरल रिसोर्सेज है ना, ये सब कुछ इसमें आ जाती हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मुस्लिम्स आर पार्टनर्स इन। मुस्लिम्स के पार्टनर होने का क्या मतलब बनता है इन चीज़ों में, कि ये चीज़ें पब्लिक रिसोर्सेज हैं, नेशनल रिसोर्सेज हैं, इन पे किसी की प्राइवेट ओनरशिप नहीं हो सकती, राइट? ये कोई एक बंदा या कोई एक कंपनी ओन नहीं कर सकती इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें मुसलमानों की, उम्मत मुस्लिमा की कंबाइंड मिल्कियत है, कलेक्टिव ओनरशिप है इस पे उम्मत मुस्लिमा की। इसके बारे में अक्सर फुकहा ने, अक्सर स्कॉलर्स ने ये लिखा है कि दिस मीन्स दीज फील्ड्स आर हाईली एनकरेज्ड फॉर एन इस्लामिक स्टेट टू नेशनलाइज, कि इसमें प्राइवेट कंपनीज ना इनको हैंडल करें, इनको स्टेट ओन्ड कंपनीज या स्टेट रन कंपनीज, नेशनलाइज्ड कंपनीज हैंडल करें, ताकि इसमें वो वाला इशू ना आए कि प्राइवेट कंपनीज इसमें से वो कर अच्छा, अब बेसिकली इसका मतलब क्या बनता है कि यू कैन नॉट चार्ज, यू कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट ऑन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी ऑफ एनी काइंड एंड लैंड रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एनी काइंड। आपके घर में बिजली की, पानी की, गैस की, इन चीज़ों की प्रोविजन पे प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता, राइट? पैसा लिया जाएगा, आपको चार्ज किया जाएगा, बिकॉज इट कॉस्ट समथिंग टू गेट दीज थिंग्स टू यू ना। इनको ज़मीन से निकालने में कॉस्ट लगती है, इनको प्रोसेस करने में कॉस्ट लगती है, इनको इनकी डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करने में, इसके पाइप्स डालने में, सब करने में, वायर्स डालने में एक कॉस्ट आती है, राइट? तो वो कॉस्ट आपसे चार्ज की जा सकती है, लेकिन आपसे प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये रिसोर्सेज जो हैं, दे आर नॉट द ओनरशिप ऑफ वट एवर कंपनी इज गिविंग देम टू यू, राइट? अच्छा, इशू क्या आता है अगर आप इसको प्राइवेटाइज, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी अगर आप प्राइवेटाइज कर दो ना, तो अब आपने ये तो कह दिया कि गैस पे या बिजली पे कोई कंपनी पैसे नहीं ले सकती या बेसिकली प्रॉफिट नहीं बना सकती, बट वो क्या करेंगे कि वो बाकी सारी चीज़ों में, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, मेंटेनेंस कॉस्ट में, फला कॉस्ट में, ढमाका कॉस्ट में, उसके अंदर ही डाल के अपना प्रॉफिट पूरा कर लेंगे कि भाई ये तो हमने काम किया ना, उसकी प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। इसको रोकने के लिए, अब इस आर्ग्यूमेंट को आप कुछ वो भी नहीं कर सकते ना कि भाई ठीक है उन्होंने काम किया तो है, अब आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि उनको इस काम का कितना पैसा मिलना चाहिए, राइट? तो वो तो प्राइवेट कंपनी है, वो जितना मर्जी बोले, अगर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना ना लो। तो इस चीज़ को डिस्करेज, इस चीज़ को रोकने के लिए बेसिकली स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इट इज़ हाईली इनकरेज फॉर इस्लामिक स्टेट टू रन दीज थिंग्स एज नेशनलाइज्ड एंटरप्राइजेस। ये चीज़ें नेशनलाइज्ड कंपनीज हो, गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टेट के अंडर हो, ये प्राइवेटली ओन ना हो, राइट? आपके पास ये जो के इलेक्ट्रिक हो गया, वापडा हो गया, आई एसको हो गया, सुई गैस हो गया, दी शुड बी नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज। ये नेशनलाइज होंगी तो, अच्छा, लेट्स से ये नेशनलाइज्ड है, ये आपको ओवरचार्ज करती है, ये कह मतलब वही सेम लॉजिक अप्लाई करती है जो वो कंपनीज कर रही थी, प्राइवेट कंपनीज कर रही थी, कि भाई हमने ये सर्विसेज दी हैं तो हमें इसका, इस पे हम चार्ज करेंगे जितना हम चाहेंगे। लेट्स से आपको एक नेशनलाइज्ड कंपनी चार्ज करती है, उसका पैसा कहाँ जाएगा? एक स्टेट ओन्ड कंपनी आपको, लेट्स से सुई गैस स्टेट ओन्ड है, तो स्टेट के पास जाएगा, स्टेट का पैसा कहाँ जाता है? अभी पढ़ा हमने,
घूम कर वापस टू अस आ जाएगा, राइट? तो अगर वो ओवरचार्ज कर भी रहे हैं, तो इफ इट इज एक्चुअल सरप्लस, मतलब उनकी कॉस्ट से, उनकी कॉस्ट नहीं, कॉस्ट से ऊपर चार्ज कर रहे हैं वो, तो वो बैतुल माल में सरप्लस होगा। सरप्लस होगा तो वो घूम के वापस पब्लिक के पास आ जाएगा। तो नेशनलाइज होने का आपको ये फायदा होता है कि आप वो जितना मर्जी ओवर चार्ज कर ले, आपको उसका नेट इफेक्ट जीरो ही पड़ेगा, क्योंकि वो वापस आपके पास आ जाएगा। इसमें एक आर्ग्यूमेंट बीच में ये भी आया था कि भाई, अगर तो ये कलेक्टिवली ओन रिसोर्सेज हैं, तो इन पे चार्ज ही ना करें, इनको फ्री देने लगे। फ्री देने का मसला क्या होगा? अगर आप फ्री देंगे तो यू कैन रिमूव द आर्गुमेंट, चलो अब वो ओवरचार्ज कर ही नहीं सकते, कोई चार्ज ही नहीं कर रहे, राइट? बट पीपल विल होर्ड से ज्यादा पीपल विल मिस यूज, राइट? लोग पूरा पूरा दिन एसी चलाएंगे, पूरी पूरे पूरी पूरी सर्दियां हीटर ऑन ही रखेंगे, बंद ही नहीं करेंगे, राइट? तो चार्ज करने से क्या होता है कि सब लोग एक मॉडरेट यूजेज में रहते हैं, क्योंकि पे करना है ना आपने उसको। लेकिन वो ओवर चार्ज नहीं कर सकती कंपनी आपको, क्योंकि ओवर चार्ज करेगी तो पैसे इन द एंड आपके पास वापस आ जाएंगे। तो जितना आपने यूज किया उसके लिए तो पे किया, लेकिन द कंपनी कुडंट एक्सप्लॉइट यू। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस्लामिकली दिस इज अ, इकोनॉमिकली दिस इज लाइक अ मास्टरपीस, कि ये तीन इंडस्ट्रीज, वाटर, एनर्जी, मिनरल रिसोर्सेज, ये लैंड रिसोर्सेज, ये आपने बेसिकली सोशलाइज कर दिए। अब ये कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द पीपल है ना, सोशलाइज्ड है। तो अब तो स्टेट के पास एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स है, राइट? इन चीजों में से पब्लिक एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो गई है, और पब्लिक का ये राइट है, पब्लिक को ये डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर पब्लिक को ये चीजें नहीं मिल रही, तो आप जाके स्टेट का गला पकड़ सकते हो कि आप हमें ये क्यों नहीं दे रहे। ये हदीस में क्या आया था कि नो मुस्लिम कैन बी डिनाइड दीज, इन पे एक्सेस नहीं डिनाई हो सकता। आपके घर का पानी नहीं बंद हो सकता, आपके घर में पानी आना चाहिए। उस पानी के लिए आपको चार्ज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में पानी ना आए, राइट? तो ये हो गया हिमा। और हिमा बेसिकली डायरेक्टली मोनोपलीज के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जब स्टेट ओन हो जाएंगी तो मोनोपली कुछ तस्वुर ही बाकी नहीं रहेगा ना। उसके अलावा ये चीज़ें नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। इन ये अगर मोनोपलाइज हो जाए तो द मार्केट इज रियली हर्ट। अच्छा, उसके अलावा what else did I want to discuss? Where are my notes? Oh, this is good. मार्केट मैकेनिक्स, ये भी अच्छा, पता है क्या, इसमें से मेजॉरिटी जितना काम है ना, बैतुल माल की डिवीजन इन अ मोर प्रैक्टिकल सेंस, हिमा की इम्प्लीमेंटेशन, ये मार्केट मैकेनिक्स, दीवान और अता सिस्टम, ये मेजॉरिटी चीज़ें हज़रत उमर के दौर में हैं, और हज़रत उमर का अपना इज्तिहाद है कि इनको ऐसे हैंडल करना चाहिए। खिराज हो गया, तो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हज़रत उमर, कि जितनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द इस्लामिक स्टेट है ना, उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हज़रत उमर की। हज़रत उमर ने जो डिपार्टमेंट्स और जो स्टेट के सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे ना, पोस्टल सिस्टम हज़रत उमर ने बनवाया था इस्लामिक स्टेट में, पुलिस का सिस्टम हज़रत उमर ने बनवाया था, कंटोनमेंट्स मिलिट्री के लिए हज़रत उमर ने बनाना शुरू किए थे, इंटेलिजेंस सर्विसेज को बहुत एक्सपैंड किया था इस्लामिक स्टेट के हज़रत उमर ने। तो ये बहुत सारी चीज़ें हज़रत उमर को क्रेडिट जाता है उनका। तो वन अनदर थिंग जो हज़रत उमर को जाता है इज़ सूक मैकेनिक्स ऑफ इस्लामिक मार्केट्स। जो आपकी पब्लिक मार्केट्स होंगी, वो कोई भी परमानेंटली वो नहीं कर सकता, अपने नाम नहीं कर सकता, राइट? पब्लिक मार्केट्स ऑपरेट ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जिस तरह से संडे मार्केट होती है ना, कि अब जगह है
आपने उसमें आके अपने जो मार्केट, लेट्स से जुम्मे के बाद मार्केट लगेगी, तो आप आ जाओ अपना सामान लेके, वहाँ पे स्टॉल लगा लो। जो आपको, जो पहले आ गया उसको पहले जगह मिल गई, जो बाद में आया उसको जगह मिले ना मिले वो अवेलेबिलिटी की बात है, राइट। बट नो वन हैज़ अ परमानेंट क्लेम ऑन कि ये जगह मेरी है, इस पे तो मैं ही दुकान लगाऊंगा, राइट। पब्लिक मार्केट्स में, प्राइवेट मार्केट्स में, या उन जगहों, उन चीज़ों में जिसमें आपको ज़रा सा परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब जिस तरह गोश्त वाला हो गया, कसाई हो गया, दूध वाला हो गया, इस तरह चीज़ें हो गई जिनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको फ्रिजेस चाहिए या उसको अपनी मशीनरी और अपने औजार चाहिए, तो चलो उनको यू कैन गिव शॉप्स इन नॉन पब्लिक मार्केट्स, औकाफ की जो मार्केट्स हैं इनमें, उनमें, इन सेपरेट प्लेसेस, राइट। बट जो पब्लिक मार्केट्स हैं, दोज विल रिमेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप आओ, अपने अपना वो लगाओ, स्टॉल लगाओ, अपनी चीज़ें बेचो, चले जाओ। There is no rent on it, there is no reservation on it, there is no basically कोई आपका परमानेंट क्लेम नहीं है उसमें, यू कांट रेंट देम, यू कांट बाय देम, ठीक। और इससे होता क्या है कि एक तो मार्केट कंपेटिटिव रहती है, कि अब ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में इन 6 लोगों ने अपनी जगह खरीदी हुई है, अब ये मिल के जितनी मर्जी प्राइस रेज कर दें, राइट, अब लोगों को खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो पहले आ गया वो कंपेटिटिवली प्राइस करके अपनी चीज़ बेच देगा, राइट। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि इन मार्केट्स जो पब्लिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं उन पे देयर कांट बी मोनोपलीज। आटा हो गया, चावल हो गया, गोश्त हो गया, दूध हो गया, बेसिक्स ऑफ लाइफ जो है ना, इन पे, चीनी हो गई, इस तरह की जो भी बेसिक चीज़ें, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फास्ट फूड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांडेड कपड़े, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, राइट। उनमें मोनोपलीज नहीं हो सकती। उनको कोई एक मर्चेंट पूरी, लेट्स से, एक प्रोविंस में, पंजाब में लेट्स से, एक बड़े एरिया में वो गंदम उगरी थी, एक बड़े मर्चेंट ने जाके सबसे खरीद ली। अब वो उसने लेके गोदाम में लॉक कर दिए और बहुत लिमिटेड सप्लाई वो रिलीज करता रहता है थोड़ी थोड़ी टाइम से, ताकि डिमांड हाई रहे तो प्राइस हाई रहे। अगर ऐसा हो रहा होगा तो द इस्लामिक स्टेट अपॉइंट्स ऑडिटर्स टू ईच मार्केट, राइट। मुख्तसिब कहलाते हैं, एहतिसाब करने वाले। मुख्तसिब के पास ये अथॉरिटी है कि अगर कोई इस तरह की कोई नेसेसिटी ऑफ लाइफ को होल्ड कर रहा है, उसकी प्राइस आर्टिफिशियली वो करने के, रेस करने के लिए, तो उसके जितने भी उसका स्टॉक पड़ा हुआ है उसको जब्त किया जा सकता है, उसको सीज किया जा सकता है और वापस मार्केट में मार्केट रेट पे रिलीज किया जा सकता है। दिस इज islamically monopolies are strictly forbidden. Islam does not believe in a completely free market, and Islam does not believe in a completely uh, कह लो स्टेट कंट्रोल्ड मार्केट। देयर इज अ बैलेंस, ठीक, एज इन एवरीथिंग, जैसे हर चीज़ में इस्लाम में होता है वैसे इसमें भी देयर इज अ बैलेंस। फ्री मार्केट टू एन एक्सटेंट, बट जहाँ पे द फ्री मार्केट प्रिंसिपल स्टार्ट टू हर्ट द पीपल, पब्लिक हार्म जहाँ आने लगेगा, वहाँ पे मसलहा का कॉन्सेप्ट हिट करता है। मसलहा इज पब्लिक गुड, राइट। तो मसलहा वहाँ पे अप्लाई करता है कि भाई दिस इज नाउ हार्मिंग द पब्लिक ना, तो द स्टेट कैन स्टेप इन एंड टेक ओवर, कि नहीं, यू कांट डू दिस। द स्टेट कैन डिक्लेयर सर्टन इस तरह की नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दे कैन डिक्लेयर देम कॉस्ट कंट्रोल्ड, कॉस्ट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, सीसीआईज कहलाती हैं, कि इन चीज़ों की प्राइसेस फिक्स्ड हैं, अब आपने इसी प्राइस में बेचनी है, आपको बिजनेस हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा ना करो, राइट। शुगर या गंदम में उधार भी नहीं ले सकते, यस। ये
गालिबन कोई 5 या 6 चीज़ें हैं जो हदीस में आती हैं कि जिनकी खरीदो फरोख्त फौरन फौरन होनी चाहिए। उसमें गोल्ड है, आई थिंक सिल्वर भी है, आई थिंक गंदम है, शायद चावल है और चीनी है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे हदीस दोबारा देखनी पड़ेगी। बट इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि उनमें आप ये नहीं कर सकते कि मैं तुमसे चीज़ आज ले रहा हूँ और तुम्हें पैसे 10 दिन बाद दूंगा, या पैसे आज दे रहा हूँ चीज़ 10 दिन बाद दूंगा। राइट? उसमें द स्वैप, अगर दो डिफरेंट चीज़ें हैं, अगर आप गंदम पैसे के अगेंस्ट ले रहे हो या गंदम चीनी के अगेंस्ट ले रहे हो या गंदम गोल्ड के अगेंस्ट ले रहे हो, वट एवर, राइट, तो फिर वो एट द सेम टाइम होनी चाहिए। अगर आप गंदम ही ले रहे हो, कह रहे हो मैं तुम्हें गंदम ही वापस करूंगा, तो फिर इट शुड बी द सेम अमाउंट। फिर वो डिले हो सकती है कि मैं तुमसे आज 10 किलो गंदम ले रहा हूँ, अगले साल तो मैं 10 किलो गंदम वापस करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आज 10 किलो गंदम ले रहा हूँ, अगले साल 12 किलो गंदम वापस करूंगा, ये रिबा हो गया। राइट? यस, एन ऑडिटर इज कॉल्ड मुहतसिब। पाकिस्तान में भी मुहतसिब का इदारा, वफाकी मुहतसिब फेडरल ओम्बड्समैन है, बट वो काम कितना करता है दैट्स सेपरेट आर्गुमेंट। बट खैर, बट हाँ, मुहतसिब कहलाता है ऑडिटर, मार्केट ऑडिटर, जो मार्केट को मॉनिटर करता है और मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट नहीं करता, सॉरी। ombudsman not an auditor. More or less the same thing basically. ऑडिट जनरली फाइनेंशियल टर्म्स में लिया जाता है, किसी कंपनी का ऑडिट करना है, इंश्योर करना है कि उसकी बुक सारी क्लियर है। मार्केट ऑडिटर जब कहा जा रहा है तो इट्स जस्ट समवन हु इंश्योर्स के चीज़ें जो, जैसे अगर कोई कॉस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री है कि डिसाइड हुआ है कि दूध इतने प्राइस पे बिकेगा तो उतने ही प्राइस पे बिक रहा हो, कोई चीज़ें होल्ड करके उनकी प्राइस ना आर्टिफिशियली इंक्रीज कर रहा हो, इस तरह की चीज़ें, कोई ख़राब माल ना बेच रहा हो, तो उसको आप मार्केट ऑडिटर कह लो, अम्बड्समैन कह लो, जो मर्जी कह लो, मुख्तसिब कह लो। राइट? गोल्ड फॉर गोल्ड, सिल्वर फॉर सिल्वर, व्हीट फॉर व्हीट, बार्ली फॉर बार्ली, डेट फॉर डेट, सॉल्ट फॉर सॉल्ट। जज़ाकल्लाह खैर, ये हदीस शेयर कर दी आफिया ने। Equal for equal and hand to hand. If these types differ, then sell as you wish, provided it is hand to hand. Yes. Auditor ensure to make it right, but ombudsman a reality check and do not charge fees. हाँ, basically this is a difference between public auditor and private auditor. कि generally auditor से हम मतलब लेते हैं a private कंपनी या प्राइवेट प्रोफेशनल जो कुछ फीस लेके ये चेक करता है एक कंपनी के लिए कि आपकी सारी चीज़ें इन ऑर्डर हैं या नहीं है। ओम्बड्समैन इज अ स्टेट एम्प्लॉई जो इंश्योर करता है कि सब कुछ सेट है। वो क्लाइंट्स से या जिनको चेक कर रहा है वो उनसे पैसे नहीं लेता। तो हाँ, 19-20 का फ़र्क है, बट इट कन्वेज द सेम पर्पस। जो हदीस आफिया ने शेयर कर दी, वो वो हदीस है जो इस की चीज़, ये अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेट्स से आज कोई चीज़ ले रहे हैं, उसको पे ऑफ कल करेंगे, रिटर्न कल करेंगे या लेटर इन द फ्यूचर करेंगे, तो इट शुड बी द सेम अमाउंट एंड द सेम टाइप। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज बोलूं कि मैं आज तुमसे, लेट्स से, लेट्स इक्वेट कि आज जो है 1 किलो ऑफ गंदम इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, लेट्स अज्यूम। ठीक है? आई कैन नॉट से कि तुम मुझे आज 1 किलो गंदम दे दो, मैं तुम्हें अगले हफ्ते 1 ग्राम सोना दे दूंगा। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, हराम है। ठीक? अगर आपने एक हफ्ते बाद देना है तो इट शुड बी एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ एग्जैक्टली द सेम थिंग, वो 1 किलो गंदम ही होनी चाहिए। अगर आपने डिफरेंट चीज़ों में ट्रेड करना है तो इट शुड बी हैंड टू हैंड, एक वक्त में होना चाहिए कि मुझसे ये 1 ग्राम सोना ले लो और 1 किलो गंदम दे दो। यू कांट डिले इट। राइट? तो ये जरा कॉन्ट्रैक्ट्स में चला जाए, क्या चला गया, उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज तो हमारे पास टाइम नहीं है, पर इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो ये हो गया मार्केट मैकेनिक्स। और क्या डिस्कस करना था मैंने आज? वी हैव मुख्तसब, वी हैव मार्केट मैकेनिक्स। um, any questions so far, by the way?
result, application. आई थिंक ये चीज़ें डिस्कस हो गई हैं. लेट्स मूव टू पेमेंट रेल्स. अच्छा, आई थिंक वी शुड डिस्कस वेस्टर्न इकोनॉमिक्स की पेमेंट रेल्स, लेकिन वो मैंने पढ़ी भी नहीं है, मुझे उसको करना पड़ेगा. अच्छा, आज हवाला डिस्कस कर लेते हैं. इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस स्विफ्ट. ठीक. स्विफ्ट इज़ द सिस्टम जो यूएस या बेसिकली कन्वेंशनल ग्लोबल इकोनॉमिक्स अभी यूज़ करती है फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स. राइट. तो कोई भी आपने इंटरनेशनल बैंक्स में पेमेंट करनी है, आपने पाकिस्तान से पैसा यूके भेजना है, यूएस भेजना है, दुनिया में कहीं भी भेजना है बेसिकली, तो देर इज़ अ 99% चांस कि वो स्विफ्ट से होके जाएगा. स्विफ्ट इज़ अ यूएस रन सिस्टम. राइट. उसकी एग्जैक्ट मैकेनिक्स क्या है वो मैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ के आऊँगा, तो फिर बात करेंगे उस पर. आज बात करते हैं ट्रेडिशनली इस्लामिकली हाउ वर पेमेंट्स हैंडल्ड. आवर ट्रेडिशनल सिस्टम वाज कॉल्ड द हवाला सिस्टम. हवाला बेसिकली कहते हैं रेप्यूटेशन. अरबिक में हवाला का एक मतलब इज रेप्यूटेशन या ट्रस्ट. हवाला सिस्टम चलता किस तरह से था कि देयर वर अ बंच ऑफ, लेट्स से, फैमिलीज कह लो या ट्रस्टेड फाइनेंसियर्स कह लो. राइट. अलग अलग जगहों पे हैं. लेट्स से एक कराची में है, एक इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है, एक काबुल में है, एक ईरान में कहीं बैठा हुआ है, एक, या अगर गोइंग बैक इन टाइम तो लेट्स से एक इजिप्ट में बैठा हुआ है, एक मॉडर्न डे सऊदी में बैठा हुआ है, एक कहीं लेबनान में बैठा हुआ है. ठीक. अब इन्होंने, अब एक मर्चेंट है, उसने ट्रेड करनी है, उसने 20,000 दरहम का या 50,000 दरहम का एक पूरा ट्रेड कैरावैन मूव करना है कायरो से इजिप्ट. कायरो तो इजिप्ट नहीं है, सॉरी, कायरो से लेबनान से. ठीक. अब वो कायरो से लेकर निकला, लेबनान पहुंच गया, लेबनान में उसकी चीज़ें बेच दी. अब उसके पास 20,000 दरहम कैश है या गोल्ड कॉइन है, जो भी उस टाइम की करेंसी है ना. अब वो उतना पैसा लेके ट्रैवल करना अक्रॉस द डेजर्ट इज़ अ वेरी रिस्की मूव, क्योंकि बीच में चोरी हो सकता है, बीच में डाका डल सकता है, बीच में गुम हो सकता है, बहुत सारे मसले हो सकते हैं. तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कि वो लेबनान में जाएगा एक हवाला ब्रोकर के पास. राइट. इस हवाला सिस्टम में कुछ ब्रोकर, लेट्स से मेरी फैमिली है, ठीक है, वी हैव बंच ऑफ कैश लाइंग अराउंड. तो हम में से एक बंदा बैठ जाएगा कायरो में, इजिप्ट में, एक बंदा बैठ जाएगा लेबनान में, एक बंदा बैठ जाएगा कहीं और. अब ये क्या करेगा, ये बंदा जिसके पास अब 20,000 दरहम है और उसने पैसे अपने वापस पहुंचाने कायरो, क्योंकि वापस कायरो जा रहा है, लेकिन वो पैसे लेकर ट्रैवल नहीं करना चाह रहा, तो वो जाएगा लेबनान में मेरे हवाला ब्रोकर के पास. वो उसको देगा 20,000 दरहम, उससे ले लेगा एक स्लिप 20,000 दरहम की. ठीक. वो 20,000 दरहम की स्लिप लेकर ट्रैवल करेगा. अभी 20,000 दरहम की स्लिप है, पैसे नहीं है. राइट. वो ये लेकर ट्रैवल कर रहा है, ये चोरी हो भी जाता है तो कुछ नहीं हो सकता. राइट. और जनरली स्लिप्स पे भी कम रिलाई किया जाता था. बात होती थी पास फ्रेजेस पे, कोड्स पे, कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस पे. तो वो, उसको मेरे ब्रोकर ने उसको एक कोड दे दिया कि तुम्हारा ये कोड है. ठीक. और वही कोड उसने खत लिख के भिजवा दिया अपने ब्रोकर को जो कायरो में बैठा हुआ है. राइट. अब कायरो में जो बैठा हुआ है उसको क्या लिख के भिजवाएगा, उसको बताएगा कि ये कोड था, ये बंदा था, ऐसा दिखता था, इसके इतने पैसे. अब ये बंदा जाएगा कायरो, सुकून से विदाउट पैसे ट्रैवल किया, तो उसको डाका डाल भी ले तो क्या ही लेके जाएगा इससे. राइट. वो कायरो पहुंचेगा, कायरो वाले हवाला ब्रोकर के पास जाएगा, उसको बताएगा ये कोड था, वो उस लेटर के साथ मैच करेगा कि हाँ बंदा भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, वो उसको उसके 20,000 दरहम वहाँ पे दे देगा. दिस वॉज हाउ द हवाला सिस्टम वर्कड. इसमें कुछ वो
मैनेजमेंट फ़ी कह लो या ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज करते थे। और दिस वाज अ वेरी पॉपुलर सिस्टम फॉर क्वाइट अ वाइल, क्योंकि एक तो दिस ऑपरेटेड ऑन ट्रस्ट, ट्रस्ट बिटवीन द हवाला ऑपरेटर्स, कि जब तक मेरा और आपका ट्रस्ट है तो मैं लिख के भेज दूं कि फलां बंदे को 20,000 देने हैं, फलां बंदे को 50,000 देने हैं, फलां बंदे को लाख दरहम देने हैं। आप लिख के भेज दो कि फलां बंदे को 2 लाख देने हैं, फलां बंदे को 10,000 देने हैं, मैं देता रहूँ, राइट, जब तक हमारा ट्रस्ट है। हम में से किसी एक ने ट्रस्ट ब्रेक किया तो अब आपकी कोई बात मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, राइट, क्योंकि नाउ इट्स नो लॉन्गर ट्रस्ट, you're no longer trustworthy. But it will no longer be, but it will not be secure with respect to money exchange over time. Why would it not be secure? Give me potential arguments for insecurity. Everyone, by the way, ये सबके लिए क्वेश्चन है कि this is a good objection कि it may not be secure, but कैसे? Once you give me a mechanic जिस तरह आप सोच रहे हो ना, then we can critique that line of thinking. Like purchasing power in one might not be the same in other. It's gold. Dirham and dinar were originally gold and silver coins. Na? We're not talking about modern dirham and dinar. We're talking about gold based currency. तो वो जो आप इजिप्ट से खरीद के ला रहे हो, या जो आप, हाँ, इट्स नॉट फियाट करेंसी, इट्स नॉट प्रिंटेड करेंसी, इट्स एक्चुअल गोल्ड एंड सिल्वर। तो परचेसिंग पावर का इशू नहीं, मतलब परचेसिंग पावर का इशू इस तरह से बन सकता है कि लेट्स से आपको इजिप्ट में आपने जाके चीज़ जो बेची, या सॉरी लेबनान में आपने जाके जो चीज़ बेची, लेबनान में आपको 2 ग्राम सोने का दूध मिल रहा था, वही उतना ही दूध आपको इजिप्ट वापस आके शायद 3 ग्राम सोने का मिले। बट दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमीज ना। अगर एक ट्रेड वाला बंदा, वो, अब इसका मसला ये नहीं है कि वो जाता, मतलब वो अगर खुद भी लेके आ जाता वो कॉइन्स वापस, तो भी उसको उतना ही परचेसिंग पावर डिफरेंस पड़ता, राइट? बट स्टिल इट वाज एंशियंट, सो इट वुड नॉट बी फियाट, राइट? इट्स नॉट फियाट, यस। He will probably get profits. Who will get profits? If it was fiat, you could set a conversion rate. वो एक separate कहानी चली जाएगी, but हाँ, yes, हवालादार जो होता है, he charges you a set amount, कि देखो इतने अमाउंट में आपको चार्ज करूंगा इसके इसके लिए, आपके पेमेंट ट्रांसफर के लिए। क्योंकि ही इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस ना, वो आपको सेफली आपके पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा के दे रहा है आपको। तो वो उस ट्रांसफर के, विच इवन मॉडर्न पेमेंट मेथड्स डू, जब आप कोई ग्लोबल पेमेंट करते हैं तो इट चार्जेस यू अ बंच ऑफ फीस। इट चार्जेस यू अ स्विफ्ट फी, जो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है उसके ऑपरेशंस की आपको कॉस्ट लगती है। फिर आपको एफएक्स फीस लगती हैं जो फॉरेन एक्सचेंज सेटल करने के लिए यूज़ होती हैं। फिर आपको कार्ड फीस लगती हैं, जो कार्ड फी है या आपकी वायर ट्रांसफर फी है, जो भी चीज़ है वो आपकी बैंक चार्ज करता है आपको। इट्स स्टिल, जो भी आपको ट्रांसफर करके देगा पैसा वो आपको चार्ज करेगा, राइट? What if money is not settled immediately? The value of one currency compared to another can change. अच्छा, वी आर अप्लाइंग दिस टू फियाट। हम अब इसको अभी छोड़ दो, फियाट करेंसी को छोड़ दो साइड। हवाला, क्योंकि हम ट्रेडिशनल सेंस में भी बात कर रहे हैं, फियाट पे बात करेंगे लेटर ऑन व्हेन वी गेट टू इम्प्लीमेंटिंग एन ऑल्टरनेटिव मॉडर्न सिस्टम, राइट? अभी हम फियाट की बात नहीं कर रहे। अभी वो टॉकिंग अबाउट प्योरली गोल्ड एंड सिल्वर बेस्ड करेंसी, दिरहम एंड दीनार। तो उसमें करेंसी वैल्यू तो इज अ इज नॉट अ प्रॉब्लम। सेटलमेंट की बात जो है, सेटलमेंट का ये होता है कि एक तो फॉरेन सेटलमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती,
क्योंकि उसी हवाला नेटवर्क में एक बंदा अगर इजिप्ट से लेबनान ट्रेड कर रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो लेबनान से इजिप्ट ट्रेड कर रहा होगा। तो पैसे एक तो नेट इफेक्ट में कैंसिल आउट हो जाते हैं अक्सर व बेशतर, राइट। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस रह भी जाता है, उसका फिर ये होता है कि ये हवालादार जो होते हैं, ये आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा, हम फला जगह पे मिल के या तो पैसे ट्रांसफर कर लेंगे, या आप मुझे कोई एक गुड भेज दो। यूजुअली क्या होता था कि हाई वैल्यू गुड्स में ना ये लोग सेटल कर लिया करते थे। कारपेट्स हो गए, जेमस्टोन्स हो गए, या गोल्ड सिल्वर हो गया, चलो वो तो नॉर्मली यूज ही हो रहा है ना। बट इस तरह की चीज़ों में वो कर लिया करते थे कि आपका मेरे पास इतना ऑफसेट है कि मैंने आपको इतने पैसे भेजे हैं, आपने मुझे इतने पैसे भेजे हैं, तो अब इतना जो हमारा ऑफसेट रह रहा है ना, उसके लिए आप मुझे इतने कारपेट्स भेज दो, वो मैं यहाँ पे बेच के उससे प्रॉफिट पूरा कर लूंगा। एसेट भेजने का फायदा ये होता है कि एसेट कोई इतने आराम से चुराता नहीं है। कारपेट्स हो गए, या कोई भी ऐसी चीज हो गई, गंदम हो गई, कुछ भी हो गया, अदर देन मतलब एक्चुअल करेंसी गोल्ड सिल्वर, इस तरह की छोटी चीजें ना, तो ये चुराना आसान होती हैं। दिनार थे, वो आपके चुरा के ले गया, घोड़े में भाग गया। आपका पूरा वो था, काफिला था, गंदम लाद के लेके जा रहा था, उसको लेके किधर भागोगे? लेके कैसे जाओगे इतने सारों को, राइट। तो इसलिए अक्सर चीजें सेटल होती थी एसेट्स में। एनी अदर आर्ग्यूमेंट्स फॉर इट्स इनसेफ्टी या इनसिक्योरिटी? कुछ तो होगा। अच्छा, एनी अदर प्रॉब्लम्स जो, अगर इफ वी थिंक अबाउट, आज अगर हवाला सिस्टम पे हम जाने की बात करें, तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम्स? इज इट फास्टर देन स्विफ्ट? इट कैन बी, इट कैन बी, क्योंकि इट सोनली डिपेंड्स अपॉन आपके हवाला सिस्टम की कम्युनिकेशंस में। कहने को तो इट कुड बी एज फास्ट एज अ फोन कॉल या अ व्हाट्सएप मैसेज। ठीक, मुझे आज इस्लामाबाद में उस बंदे ने 20,000 रुपये दिए, मैंने उसकी तस्वीर खींच कर कराची वाले को भेज दिया कि ये बंदा, इसको, इसने मुझे पैसे दिए, और इसको, इसका ये कैच फ्रेज है और इतने पैसे हैं, जो भी तुम्हें ये कोड बताए उसको दे दो पैसे। इट कैन बी मिनट्स। स्विफ्ट का क्या है? स्विफ्ट टेक्स टाइम आपके बैंक लेवल पे, क्योंकि बैंक को अब इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, at every step in the transaction process, banks have to do something called KYC, know your customer, right? know your customer का मतलब ये है कि किसका पैसा है, किसके पास जा रहा है, right? ये पूरा एनालिसिस हर बैंक इन दिस प्रोसेस को करना पड़ेगा, राइट। उसको अपनी AML प्रोसेस से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स जो हैं उससे गुजारना पड़ेगा। उसमें कुछ वेटिंग पीरियड होगा जब तक वो सिस्टम चल रहा है, उसको बैकग्राउंड प्रोसेस कर रहा है। फिर स्विफ्ट के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक उसको क्लियर नहीं करता। स्विफ्ट क्लियर करता है उन फंड्स को, फिर वो एंड यूजर बैंक पे जाते हैं, फिर एंड यूजर बैंक दोबारा वो सारे चेक्स करता है, फिर रेसिपिएंट को देता है। तो इट ऑफन टेक्स, वायर ट्रांसफर्स ऑफन टेक up to a week in international transfers. Fiat currency mainly will be problems, or the USA won't allow it if it deals with countries like Iran, North Korea, Russia. Good points. Fiat currency will be an issue. Uh, a big problem is that global economies don't want to allow it. Not just the USA, no one wants to allow it. Because it is by definition unregulated, right? इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है, उसको कैच करना बहुत मुश्किल है। पैसे ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, या वेपन स्मगलिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि देर इज़ नो कस्टमर, मतलब KYC एल्गोरिथम्स जो बैंक्स की हैं वो इन पे अप्लाई नहीं करती ना, इट्स अनरेगुलेटेड। तो एक बहुत बड़ा गवर्नेंस का इशू जो आता है, वो ये आता है कि
if you go back to Hawala networks, yeah, go back तो is a अलग ही concern. Hawala networks informally अभी भी exist करते हैं. Hundreds of billions of dollars move through Hawala globally each year, right? तो उसको किस तरह गवर्न किया जाए, किस तरह रेगुलेट किया जाए, इट्स अ कांस्टेंट कंसर्न अमंगस्ट financial regulators. Isn't both same with respect to creditors and debtors acting like banks? Basically, but it just simplifies the process. बैंक क्या करता है, या पैसा रखता है उसको जब तक आपके सारे चेक्स रन करता है. अच्छा, मजे की बात, बैंक आपके पैसे पे इंटरेस्ट भी अर्न करता है. दिस इज कॉल्ड टैपिंग द फ्लोट, या इस तरह की कोई इनफॉर्मल सी टर्म है जो इकोनॉमिक्स में यूज होती है. कि बेसिकली एक बैंक के पास एक पैसा एक पेमेंट प्रोसेस के लिए है, राइट? अब वो क्या करेगा कि उस पैसे को होल्ड करेगा ना फॉर अ फ्यू डेज, जब तक केवाईसी चल रहा है, उसका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स चल रहे हैं, तब तक वो उस पैसे पे इंटरेस्ट अर्न करेगा. उसके बाद वो पैसा आगे मूव करेगा. तो ऑन अ बैंक लेवल जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स मूव हो रहे हैं, तो इवन जस्ट दोज माइन्यूट 0.01% ऑफ इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा होगा ना, वो भी अच्छा खासा अमाउंट कर जाता है उस पर. तो इसमें ये वाले इश्यूज नहीं आते. फिर दूसरा ये है कि इट इज़ मच क्विकर. तीसरा इशू ये है, जो विद द कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम, स्विफ्ट को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, बट ग्लोबल इकोनॉमिक्स में आपको अब करंटली एक इशू ये फेस हो रहा है कि क्योंकि यूएस की हेजेमनी है, स्विफ्ट सारा सिस्टम यूएस का, यूएस जिसको चाहे बैन कर दे. तो यूएस एक्चुअली वेपनाइजेस स्विफ्ट अ लॉट. यूएस सैंक्शंस लगा देता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस पे, उसके प्रोसिक्यूटर्स पे, यूएन के रेपर्टवार्स पे. वो जो एक बंदी है ना, फ्रांचेस्का अल्बनीसी, जो बहुत प्रो पैलेस्टाइन, बेसिकली यूएन की स्पेशल रेपर्टवार थी फॉर पैलेस्टाइन. उसने बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च की है, बहुत पब्लिक फोरम से बात की है. उसको यूएस ने कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया है फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. क्यों, कैसे किया है? बेसिकली शी इज़ नॉट लिविंग इन द यूएस, शी हैज़ नो रिलेटिव्स इन द यूएस. लेकिन यूएस क्या करता है कि क्योंकि जितने दुनिया के बैंक्स हैं, दे आर ऑल रनिंग ग्लोबल पेमेंट्स थ्रू स्विफ्ट, थ्रू अ यूएस ऑपरेटेड सिस्टम. तो यूएस कहता है कि ये जो जिसको मैं कह रहा हूँ, इसको सैंक्शन कर दो, इसके इसके फंड्स फ्रीज कर दो, वरना मैं तुम्हें सैंक्शन कर दूंगा. तो कोई भी बैंक ये रिस्क नहीं लेता कि यूएस हमें सैंक्शन कर देगा तो हमारे सारा फंड्स और सारे ट्रांसफर सब कुछ कट जाएगा ना. तो बैंक्स आर फोर्स्ड टू सैंक्शन पीपल देन. और फिर ये लोग, इनकी फैमिलीज आर completely cut off from the global financial system. They cannot have debit cards, they cannot have credit cards, they cannot have bank accounts, they cannot open a PayPal account, they cannot get a mortgage, they can do nothing basically. Global financial system में they can do nothing. तो the US is basically using its, जो दुनिया को इसने गिफ्ट दिया हुआ है स्विफ्ट के नाम पे, it is weaponizing it. And it very routinely weaponizes it. कोई नई बात नहीं है, पब्लिक में ज़रा से ज़्यादा अब आ गई है, but the US has routinely used its economic hegemony to further its own interests. सारे फायदे यूएस के होते हैं, इसीलिए उसे मसला होता है. बेसिकली यही है ना कि यूएस ने जितनी ये दुनिया में अपनी सिस्टम्स को वो किया है, प्रमोट किया है, यूएस डॉलर को आपने इंटरनेशनल करेंसी बनाया है, आपके क्लियरिंग हाउसेस को आपने टॉप, मतलब बेसिकली ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन बना दिया है. आपने दुनिया को बाउंड कर दिया है कि दुनिया ऑयल आपसे आपकी करेंसी में खरीदेगी. तो फिर तो आप उसका फ़ायदा उठाओगे ना. आपने इसीलिए किया हुआ है, आपने अपनी जो इतनी बड़ी मिलिट्री बनाई हुई है, वो इसीलिए बनाई हुई है ताकि आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को कोई ना छेड़ सके.
जिसने ज़रा सा भी यूएस के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को चैलेंज किया उसको यूएस ने तबाह बर्बाद कर दिया। कजाफी से लेके आपको क्या कहते हैं, कौन था इराक में, अ, क्या नाम था यार इसका, सदाम, सदाम हुसैन। US does not interfere globally out of the kindness of its heart. बहुत इतना कोई नेक कंट्री नहीं है कि वो कहे कि जी यहाँ पे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है तो मैं जाऊं और मदद करूं और लोगों को जुल्म से निकालूं, बिल्कुल भी नहीं। यूएस ने दुनिया में जहां जहां इंटरफेयर किया है वहां अपने इंटरेस्ट के लिए इंटरफेयर किया, वरना यूएस, which finance economics books do you read for such knowledge? यार आई डोंट स्पेसिफिकली रीड फ्रॉम मतलब फाइनेंस और इकोनॉमिक्स बुक्स, क्योंकि मसला क्या है कि दोज आर हाईली डिटेल्ड, हाईली, मतलब फाइनेंस और इकोनॉमिक्स एक अच्छी बड़ी फील्ड है ना। इकोनॉमिक्स की एक अलग डिग्री है, अकाउंटिंग फाइनेंस की एक अलग डिग्री है, 4 4 साल की डिग्रीज हैं ये, बैचलर्स फिर मास्टर्स फिर पीएचडी। तो आई ऑनेस्टली कैन नॉट गो थ्रू द फुल करिकुलम्स। मेरा ये होता है कि आई लुक एट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफिक टॉपिक्स जो मेरी डिस्कशन से रिलेटेड है, राइट। तो इफ़ यू आस्क मी हाउ अ बैंक प्रोसेसेस लोन्स आई वुड प्रॉब्ली नॉट नो, लेकिन एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे उससे क्या इफेक्ट्स होते हैं, अब वो मुझे पिक एंड चूज करना पड़ता है कि अच्छा इस बुक आई हैव, मैंने कुछ रिसोर्सेज शेयर की थी व्हाट्सएप पे भी, आई आई थिंक आपके ज्वाइन करने से पहले था शायद नमीरा, या पता नहीं शायद आपसे भी शेयर हुई हो वो, फॉर स्पेसिफिकली जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें से भी आई हैवंट रेड द होल बुक्स, आई हैव रेड स्पेसिफिक पोर्शंस जो रेलेवेंट थे हमारी डिस्कशन से, हमारे टॉपिक्स से। बिकॉज इफ आई गो टूवर्ड्स रीडिंग द इंटायर बुक्स तो फिर तो एक महीने में एक डिस्कशन भी नहीं होगा। तो आई यूज ए आई अलॉट, ठीक है। आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट क्योंकि आई नो द, आई पर्सनली फाइंड रीडिंग बुक्स इंटरेस्टिंग। लेकिन मसला ये है कि दिस इज सच कंपार्टमेंटलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, आपको एक बुक में कभी भी फुल पिक्चर नहीं मिलेगी। आपको इकोनॉमिक्स की बुक में एक स्पेसिफिक एंगल दिखाया जाएगा, आपको फाइनेंस की बुक्स में एक अलग एंगल दिखाया जाएगा। यू विल नेवर बी एबल टू पुट द होल थिंग टुगेदर बाय रीडिंग वन बुक। तो इसलिए आई हैविली यूज एआई। मैंने बहुत सारी बुक्स डाली हुई हैं अपनी एक नोटबुक एलएम पे, जिसको आई कॉन्स्टेंटली क्वेरी कि अच्छा देखो अगर इस तरह होगा तो फिर क्या होगा, इस तरह होगा तो क्या होगा। तो आई कैन शेयर माई रिसोर्स विद यू गाइज, बट primarily I want you guys to do research from resources that are not my resources, ताकि we have not the same input ना, same input से हमारे conclusion same होंगे। I want you guys to research on your own, potentially from different sources, ताकि मैं एक perspective लाऊं तो आप लोगों के पास दूसरा perspective हो, right? You guys can counter me. This is not just me giving my side of things. आप लोग उसको on your level understand करके मुझे चैलेंज कर सकते हो कि नहीं मात भाई ऐसा नहीं, ऐसा होगा, या मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आप गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। आई एम नॉट a PhD in economics, I am learning just the same as you guys. तो that's that. पर खैर अभी तक कोई क्वेश्चंस अभी तक क्या, बस अब ख़त्म करते हैं इसको, आज के पूरे टॉपिक में से कोई क्वेश्चंस। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं, सीरा बुक रिकमेंडेशन और वो चीज़ें, वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में बता दूँ, आई शेयर थिंग्स। एनी अदर क्वेश्चंस आज के सेशन से रिलेटेड या पिछले इकोनॉमिक्स वाले सेशन से रिलेटेड? नथिंग। चलो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वी आर सपोज टू डिस्कस स्विफ्ट। मुस्लिम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? वेरी हार्ड क्वेश्चन टू आंसर। ये इट्स द जूस। इजीएस्ट आंसर इज द जूस। यहूदी साजिश है कि हम स्ट्रॉन्ग नहीं है। यार बहुत सारे मसले हैं, एक मसला नहीं है, राइट। मेरा ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ही है कि हम समझ सकें
कि हमारे सिस्टम्स क्या थे, उनको कैसे तोड़ा गया, उनको किस चीज़ से रिप्लेस किया गया, जिन चीज़ों से रिप्लेस किया गया वो किसने बनाए और कौन से इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए, और अब अगर हमें उनको रिप्लेस करना तो कैसे करना है, राइट। हम स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा ना अपना इकोनॉमिक सिस्टम रह गया, ना अपना पॉलिटिकल सिस्टम रह गया, ना अपनी सोशल वैल्यूज कुछ रह गई, हमारा सब कुछ छिन गया, या हमने छोड़ दिया, कह लो इसको इस तरह से, राइट। ठीक है, यहूदी साजिश थी, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन यहूदी कोई जन्नत से उतरे हुए थे कि उनकी साजिशों को हम काउंटर ही नहीं कर सकते थे, कि उनकी साजिश थी तो बस फिर हमें घुटने टेक देने चाहिए थे। हमारा कसूर इसमें यह है कि हमने उनको साजिश करने दी, उनकी साजिशों को कामयाब होने दिया, हमारे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, हमने क्यों नहीं रोका, हमने क्यों नहीं देखा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अगर आप मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ें ना, खासतौर पे मोर रिसेंट मुस्लिम हिस्ट्री, द पास्ट 200-300 ईयर्स, अब देखिए मुसलमानों ने अपने पैर पे कैसे कैसे कुल्हाड़ी मारी है। मतलब ऑटोमन डिक्लाइन, और सबसे ज़्यादा दुख मुझे हुआ था जब मैंने पढ़ा था अरब रिवॉल्ट। अरब रिवॉल्ट वाज ट्रैजिक एंड सैड एंड utterly stupid. कर्नल लॉरेंस था, लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो मशहूर है, ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदे ने सिंगल हैंडेडली मेजॉरिटी ऑफ अरब लीडर्स को ये कन्विंस कर लिया कि जी यू आर सुपीरियर टू ये ऑटोमन्स, आपके पास काबा है, आपकी जबान में कुरान उतरा था, ये तो टर्किश, ये तो बाहर गए हैं, इनको साइड करो, आपके पास होनी चाहिए मुसलमान उम्मत की बादशाहत, उनकी लीडरशिप आपके पास होनी चाहिए, आप हमारे साथ मिलके इनको साइड कराओ, इनके खिलाफ बगावत करो, और हम आपको बना देंगे, हम आपको लीडर्स बना देंगे मुसलमान उम्मत का। उधर से हाशमाइट्स को, इधर से आले सऊद को, अ, मतलब जितनी मेजर अरब ट्राइब्स थी ना, सबके उसने ये गेम किया। और जब ऑटोमन एम्पायर टूटा तो फिर इन अरबियों को पता चला कि गद्दारों के साथ होता क्या है, गद्दारों को कभी भी जीत नहीं मिलती। छोटे 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 टुकड़ों में तकसीम कर दिया सल्तनत उस्मानिया को, खिलाफत उस्मानिया को, और उनको इसकी छोटी छोटी बादशाहत दे दी। आपको पता है, अ, सऊदी अरेबिया तो दे भी इसलिए दिया था, सऊदी अरेबिया और यूएई और ये चीज़ें, कि ये तो बैरन डेजर्ट था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। इसको तो ना ब्रिटिश रखना चाह रहे थे, ना फ्रेंच। तो उन्होंने कहा कि यार ये इनको दे दो, शुरू में ही दे दिया था क्योंकि वो, बाकी तो जॉर्डन और इन चीज़ों पे कुछ टाइम वो रही थी ना, ब्रिटिश मैंडेट रहा था, ये फ्रेंच मैंडेट रहा था। सऊदी तो शुरू में ही दे दिया था कि ये लो तुम रख लो, इसमें है क्या, खाली वो है, सहरा है। वो तो बाद में तेल निकल आया तो कुछ वैल्यू बढ़ गई उसकी। सुल्तान अब्दुल हमीद की स्टोरी, सयाम ने जो चीज़ें मेंशन की ना, पर्शियन डिक्लाइन से लेके उमैयद का टेन्योर, फिर अब्बासिड टेक ओवर, फिर अब्बासिड्स का टेन्योर, फिर उसका गिरना, फॉल ऑफ बगदाद, मतलब आप मुस्लिम हिस्ट्री जहाँ से उठा के देखो ना, हमने एट एवरी स्टेप सेम गलतियां दोहराई हैं, सेम गलतियां। बट खैर दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम। तो फिर उसमें भी मैं हिस्ट्री में चला गया तो 2 घंटे और ही बैठे रहेंगे हम। तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वंस वी गेट थ्रू विद इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पे बात कर लेंगे थोड़ी सी, हिस्ट्री पे या पॉलिटिक्स पे देखेंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस। मुगल डिक्लाइन टू, मुगल डिक्लाइन इज इंटरेस्टिंग एज वेल।
मुगल डिक्लाइन। अच्छा, मुगल्स पता मसला क्या था? मुगल्स का इशू क्या था कि मुगल्स वर नेवर ट्रूली वेरी, मतलब ट्रू मुस्लिम लीडर्स इन दैट सेंस। बादशाह थे, तो मुगलों से ना आपको इतना गिला भी नहीं है। उन्होंने ठीक है यार, मतलब इन्होंने बेवकूफ़ियाँ की बट सही है, इन्होंने दे डिडंट, दे नेवर क्लेम्ड खिलाफत, दे नेवर क्लेम टू एन इस्लामिक स्टेट। तो उनकी गलतियां जो है ना वो इतनी चुभती नहीं है। एबेसिड कैलिफेट था, उमय्यद कैलिफेट था, ऑटोमन कैलिफेट था। दे क्लेम्ड टू बी द कैलिफेट ना, खलीफा इस्लाम कहलाता था उनका लीडर ऑफ द टाइम। तो वो जब गिरे ना, तो आपको फील होता है कि यार ये मुसलमान, इस्लाम गिरा है, इस्लाम का झंडा गिरा है। तो खैर, इंशाल्लाह इस पे हिस्ट्री में बात करेंगे, लंबी चौड़ी बहस है हिस्ट्री की। अभी हमारे पास थोड़ा सा इकोनॉमिक्स रहता है। इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट टाइम हमने इंशाल्लाह स्विफ्ट डिस्कस करना है, उसके बाद आई थिंक आई हैड इनफ ऑफ मैकेनिक्स। अब लेट्स शिफ्ट टूवर्ड्स सॉल्यूशंस। फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन हम ज़रा स्विफ्ट डिस्कस कर लें। उसके बाद और किसी ने एक चीज़ और रेकमेंड की थी जो मैंने सोचा था, वो मैंने नोट्स में लिखी थी, क्या डिस्कस करना था। कॉन्ट्रैक्ट, फ़िकल मामलात। तो एलिमेंट्स ऑफ एन इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीफ डिस्कस करूंगा, बहुत डेप्थ में डिस्कस नहीं करूंगा, राइट। स्विफ्ट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद विल शिफ्ट टू आइडेंटिफाइंग functions of a bank, and then how are we going to replace them in an Islamic economy? ठीक, तो this is something that's going to require your thinking hats, ठीक, something that's going to require a bit of research, a bit of thinking, some creativity, some imagination. तो inshallah from the next session onwards, inshallah 2 या 3 सेशन ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे मजीद। आई एम टायर्ड विद इकोनॉमिक्स बस, राइट। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 7 सेशंस पे हम इकोनॉमिक्स को एंड करें, ठीक। एनी अदर क्वेश्चंस फॉर नाउ, जिससे पहले मैं, या जिसके बाद मैं सेशन ख़त्म कर दूँ? नथिंग? चलो, जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन फॉर जॉइनिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।